हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी का पेपर जो है वो जस्ट आने ही वाला है, ठीक है ना, बस सर पे आ ही गया है। तो अब इस टाइम पर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, ताकि जो पेपर्स हैं उनका एनालिसिस किया जा सके और उसके बिहाफ पर आपका पेपर जी बढ़िया हो सके। तो इसीलिए मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ मॉडल पेपर्स जो कि 12th बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने मॉडल पेपर। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में समझना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो कैसा आता है। यहाँ क्वेश्चन जो है शुरुआत में सेक्शन ए जो है उसके अंदर एमसीक्यूज दे रखे हैं। तो देखते हैं एमसीक्यूज क्या है। पहला एमसीक्यू क्या कहता है, द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इकोसिस्टम की वो एक्सप्रेस्ड की जाती है कैसे, ग्राम पर स्क्वायर पर ईयर में, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के अंदर, या किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर के अंदर। तो आपको पता है जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो एक्सप्रेस की जाती है ग्राम पर स्क्वायर पर ईयर के अंदर, है ना। और अगर मैं बात करूं एनर्जी के मामले में तो वो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के फॉर्म में की जाती है। तो यहाँ ये ऑप्शन सेकंड जो है वो एकदम सही है, ठीक है। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ ओरल पिल्स। ओरल पिल्स जो होती है उनका मेन कंपोनेंट क्या होता है। आपको पता है ओरल पिल्स के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए या तो प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। एंटीबायोटिक्स, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। तो आप देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट वन इज just a person moving from Delhi to Simla to escape the heat for the duration of hot summer, thousands of migratory birds from Siberia and other extremely cold northern areas move to। जैसे कि एक इंसान जो है वो गर्मी से बचने के लिए दिल्ली से शिमला चला जाता है, वैसे ही बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो साइबेरिया से एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए हमारे इस जगह पर, मतलब क्या है, इंडिया के अंदर आते हैं। तो इंडिया के अंदर कौन से रीजन्स में आते हैं, कहाँ से आते हैं वो साइबेरिया से आते हैं। हमें पता है कहाँ आते हैं, वो भरतपुर के अंदर जो केवलादेव नेशनल पार्क है वहां आते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एमनियोसेंटेसिस इज अ विड्रॉल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी जांच होती है, आपको पता है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है। उसमें जो फीटस की सेल्स होती है उन फीटस की सेल्स के क्रोमोसोम का एनालिसिस करके ये पता लगाया जाता है कि कहीं उसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो इसका जो एनालिसिस है एमनियोटिक फ्लूइड में होता है। तो ये कब होता है, मीनोपोज के टाइम पर, पार्चुरेशन के टाइम पर, गेस्टेशन के टाइम पर, या लैक्टेशन के टाइम पर। तो ये होता है गेस्टेशन के टाइम पर। कब होता है, गेस्टेशन के टाइम पर, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ही ये चीज होती है ना। नंबर 5 देखिए, स्टेरॉइड्स आर यूज्ड इन। स्टेरॉइड्स किस लिए यूज किए जाते हैं। पहला ऑप्शन कहता है ऑल ऑफ दीज, मतलब बाकी तीन जो है इनके लिए भी। दूसरा है बर्थ कंट्रोल्स, में भी हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोनल इंबैलेंस, में भी पॉसिबल है ये भी। ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज जाएगा, सबके लिए होता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिजिकल रिमूवल ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द सीवेज थ्रू द फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड। फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन जो है दोनों मेथड यूज में लिए जाते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के टाइम पर, है ना। क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाता है, जो हल्की चीजें हैं वो तो फिल्टर कर दी जाती है और जो हैवी चीज है वो नीचे बिठा दी जाती है, उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो ये कब किया जाता है, ये प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी में या क्वाटरनरी में। तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में किया जाता है, क्योंकि इसी को हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, है ना। 7 कहता है देखो, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिमेन सेम इन द केस ऑफ। यानी एक ऐसा क्रॉस जिसके अंदर फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो जो है वो सेम रहता है डोमिनेंट एंड रेसेसिव जीन के अंदर, ठीक है, स्यूडो एलिलिक जीन्स के अंदर, इंटरमीडिएट डोमिनेंस के अंदर, या फिर ऑल में। तो आपको बताइए इंटरमीडिएट डोमिनेंस के अंदर ये चीज देखी जाती है ना। इसके बाद देखो नीचे एक पिक्चर दिखा रखी है, द पिक्चर शो बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ। नीचे की जो पिक्चर दिखा रखी है वो किसका एग्जांपल है, ये वुल्फ है और ये तस्मानियन वुल्फ है। ये नॉर्मल है और ये मार्सुपियल्स है ना। ये ऑस्ट्रेलिया ही है और ये नॉर्मल वुल्फ है। तो यहाँ ये किसका एग्जांपल है, ये कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स का है, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल्स का है, या फिर ये होमोलोगस ऑर्गन्स का है या एनालोगस ऑर्गन्स का। तो आपको पता है आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है कि ये कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल है और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स का है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है ना, ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
बैक्टीरिया एंड फंगी इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर जनरली, यानी बैक्टीरिया और फंगस जो कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं या डिकम्पोजर्स होते हैं? तो आपको पता है बैक्टीरिया और फंगस जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसको ब्रेक करके वो सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर क्या करते हैं? तोड़ते हैं। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनको तोड़ा जाएगा और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स ये सब रिलीज, तो ये डिकम्पोजर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन अ पेडिग्री एनालिसिस द सिंबल शोन बिलो द रिप्रेजेंट। पेडिग्री एनालिसिस में नीचे जो सिंबल्स दिखा रखे हैं वो क्या दिखा रखे हैं? अच्छा, ये तो मेल है, ये फीमेल है, ये जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, सेक्स स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है ना, तो सेक्स अनस्पेसिफाइड होता है ये। तो ये दिखाता क्या है? इनको आपको रेड कर रखा है, इसका मतलब क्या है? ये तीनों ही डिजीज्ड है। तो क्या हो सकता है? ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है? नहीं, तीनों तो नहीं है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, हो सकता है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स नहीं हो सकता। मेटिंग बिटवीन रिलेटिव मेटिंग तो दिखाई नहीं रखी। तो ये सब क्या है? अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। क्या है? अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। क्वेश्चन 11 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट्स, यानी इनमें से कौन सा सॉइल से फास्फोरस एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है? तो देखिए कौन कौन है, राइजोबियम, ग्लोमस, फ्रैंकिया और एनाबीना। देखो राइजोबियम, फ्रैंकिया और एनाबीना जो है ये तीनों तो बैक्टीरिया है, और ग्लोमस जीनस के मेंबर्स जो होते हैं वो कुछ फंगस होते हैं जो कि माइकोराइजा बनाते हैं, और माइकोराइजा में ये फंगस जो है वो प्लांट्स को फास्फोरस प्रोवाइड करवाते हैं मिट्टी से या सॉइल से एब्जॉर्ब करके। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, ग्लोमस। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 12 देखिए क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द फ्रेगमेंट्स आर मूव्ड फ्रॉम। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में फ्रेगमेंट्स कहां मूव करते हैं? तो यहां देखो इस जगह पर ये नेगेटिव चार्ज होता है, इस जगह पर ये पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको पता है ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है तो वो प्लस की तरफ भागता है। ये हिस्सा क्या है? में ये एनोड है, क्या ये एनोड है, और ये हिस्सा क्या है? ये कैथोड है। क्या है? कैथोड है। अब देखो डीएनए कहां से कहां जा रहा है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बताऊंगा मैं यहाँ पे। लार्जेस्ट वाले से पीछे रह गए, स्मॉलेस्ट वाले आगे चले गए। ये क्या है? ये एनोड से कैथोड? नहीं नहीं, ये कैथोड से एनोड जा रहे हैं। एक तो ये सही है। नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं जा रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड किसमें है? ऑप्शन फोर्थ में, सेकंड और थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो क्वेश्चन 13 क्या कहता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एग्जांपल फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। सही बात है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली वेलबींग होना, बिल्कुल सही है। रीजन क्या कहता है, सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, इसका ऑल एस्पेक्ट्स जो है वो सही है, तो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी जो होते हैं कौन कहे जाते हैं? वो जिनके फिजिकली और फंक्शनली ऑर्गन्स जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हो, वो नॉर्मली रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहे जाते हैं। सही है, का कनेक्शन नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। थर्ड वन इज, देखिए 14 है, the primary effluent is passed into the large aeration tank where is constantly agitated mechanically and air is pumped into it। बिल्कुल सही है। बाहर से कोई भी चीज जो है वो जब बाहर से लाई जाएगी साफ करने के लिए, सीवेज वाटर लाया जाएगा तो उसको हिलाया जाएगा, मैकेनिकली एजिटेट किया जाएगा और एयर पंप की जाएगी उसमें, ताकि उसमें फ्लॉक्स ग्रो कर सके और उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर सके। रीजन है, इट अलाउज द वेरियस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एनारोबिक माइक्रोब्स इनटू द फ्लॉक्स। नहीं, देखो एनारोबिक नहीं होता, एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, है ना। तो असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन इसका गलत है। असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। आंसर थर्ड हो जाएगा इसका। ठीक है, जरा सी लापरवाही आपका क्वेश्चन गलत करवा सकती है, ठीक है ना। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट लेवल्स इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। सही बात है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है डिफरेंट स्पीशीज का डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर, उसे बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। ये इकोसिस्टम का क्वेश्चन है ना। रीजन है, ट्रीज ऑक्यूपाइड द टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ द फॉरेस्ट, हर्ब्स ग्रासेस एट द सेकंड एंड द श्रब्स ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर्स। ये तो उल्टा कर दिया भाई साहब इन्हें, श्रब सेकंड लेवल पर आती है और हर्ब्स और ग्रासेस जो है वो थर्ड लेवल पर आते हैं, बॉटम लेवल पर आते हैं।
तो ये भी सेम वही चीज हो गया, assertion is true but reason is false, तो इसका आंसर भी थर्ड हो जाएगा, assertion is true but reason is false, है ना। नेक्स्ट वन इज, देखो होमोसेपियंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम चिंपैंजी लाइक एंसेस्टर्स, हाँ ठीक है, होमोसेपियंस इवॉल्व हुए हैं चिंपैंजी जैसे एंसेस्टर्स से। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू एंड द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन इज साइटोक्रोम सी, बिल्कुल सही बात है, उनके प्रोटीन के अंदर किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं मिला है, तो इससे हमने ये पता लगाया कि शायद इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो कॉमन थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी एकदम करेक्ट है, बोथ assertion and reason are true and the reason is correct explanation of the assertion, option number फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सेक्शन नंबर बी की। सेक्शन नंबर बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कहता है व्हेन अ फॉरेन डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म हाउ इट इज मेंटेन्ड इनटू द होस्ट एंड हाउ इट इज ट्रांसफर्ड टू द प्रोजेनी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कहता है कि अगर बाई चांस कोई फॉरेन डीएनए है, अगर मुझे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एंटर करवाना है, किसी ऑर्गेनिज्म की सेल में एंटर करवाना है, तो वो खुद को मेंटेन कैसे करेगा होस्ट सेल में, और कैसे वो आगे चल करके नई प्रोजेनी में एंट्री मारेगा, अगर बाई चांस वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी प्रोजेनी बनाता है तो क्या वो अगली प्रोजेनी में भी जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैसे डाल सकते हैं, वी इंट्रोड्यूस foreign DNA with the help of vector, वेक्टर में प्लाज्मिड हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है, और अगर एक बार वो इंट्रोड्यूस कर गया तो जब वो रेप्लिकेट करेगा ऑर्गेनिज्म तो उसकी प्रोजेनी के अंदर भी आगे वो फॉरेन डीएनए जाएगा। यस, व्हेन होस्ट मेक its replica foreign gene also produce copies, ओके ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज शोन बिलो, ठीक है, नीचे सेंट्रल डोग्मा दे रखा है, नेम ऑफ द प्रोसेस ए एंड बी, ए और बी की जो प्रोसेस है वो बताइए कि डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, उस प्रोसेस को बोल रहा है ए। ए क्या है भाई साहब, ए जो है आपको पता है वो क्या है, ए है ट्रांसक्रिप्शन, और आपको पता है बी जो है वो क्या है, एमआरएनए से प्रोटीन बनना बी है, बी है ट्रांसलेशन, है ट्रांसलेशन, है ना, और ये क्या है पूरा सेंट्रल डोग्मा है, ठीक है। क्वेश्चन 19 देखिए, गिवन अ बिलो इज अ टीएस ऑफ एप्पल, यहाँ टीएस ऑफ एप्पल दे रखा है, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी और सी जो है वो आपको बताना है कि ए बी और सी क्या है। तो देखो ए क्या है आपको दिख रहा है सीधा सीधा, ए थैलेमस है, तो थैलेमस क्या करता है आपको पता है, एडिबल है यहाँ पे, है ना, ये फ्रूट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और बी नंबर क्या है आपको पता है, बी जो है वो सीड है, और जो सी है वो क्या है, सी है एंडोकार्प, क्या है एंडोकार्प, क्या है एंडोकार्प है ना, ये आइडेंटिफाई किया हमने। फिर ये सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है, अच्छा 19 का ही फर्स्ट और सेकंड है ये, व्हाई इज एन एप्पल कैटेगराइज्ड एज अ फॉल्स फ्रूट, क्यों किया जाता है, क्योंकि ओवरी से नहीं बनता ना, थैलेमस से बनता है, ठीक है ना, तो इस कारण से क्या हो सकता है उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, बिकॉज इट डेवलप फ्रॉम थैलेमस पार्ट, है ना, इस कारण से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है देखो, इन द गिवन फिगर गिव द नेम एंड फंक्शन ऑफ द पार्ट्स लेबल्ड इन ए एंड बी, ए और बी आपको लेबल दिखा रखा है और आपको उनका नाम और उनके फंक्शन बताने। तो सबसे पहले तो ये बता दो ये है क्या, ये मैं बता देता हूं, ये है ब्लास्टोसिस्ट, है ना, ब्लास्टोसिस्ट है ये,
ठीक है, और ये ब्लास्टोसिस्ट के अंदर बाहर की तरफ जो लगी हुई होती है उनको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं इनको। क्या करती है ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स? ये ब्लास्टोसिस्ट को अटैच करने में हेल्प करती है एंडोमेट्रियम से। तो मैं लिख दूं हेल्प टू गेट अटैच ये एम्ब्रियो विद एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम है ना। के बाद देखो क्वेश्चन नंबर बी जो है, या सॉरी ये बी जो है ये क्या है? ये इनर सेल मास है। क्या है? इनर सेल मास। ये इनर सेल मास आगे क्या करेगा? इनर सेल मास आगे जाकर के बनाएगा जर्मिनल लेयर्स, है ना। तो फॉर्म्स जर्मिनल लेयर्स, है ना। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म ये सब बनाता है ताकि आगे चल करके बेबी का डेवलपमेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? राइट द वेरियस मेजर स्टेप ऑफ फर्मेंटेशन, ओके, एंड व्हाट इज एलएबी एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमंस, रोल इन ह्यूमन स्टमक। मैं दोनों बता देता हूं आपको क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्मेंटेशन जो है उसके मेजर स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले यूज फर्मेंटर्स एंड मेंटेन इट्स conditions like temperature, pH etc. उसके बाद में हमें जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए उस हिसाब से हम यीस्ट को डाल देंगे। ठीक है, इंट्रोड्यूस यीस्ट एंड रॉ मटेरियल इन इट, और तीसरा आ जाएगा गेट द प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद इसका देखते हैं एलएबी क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट इज एलएबी, व्हाट इज द रोल ऑफ इन ह्यूमन स्टमक। ठीक है, अब देखो मैं इसका अलग पेन से लिख देता हूं। देखो अगर मैं बात करूं एलएबी, ठीक है, दैट इज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया यूज्ड इन डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना। स्टमक में इसका क्या रोल है? स्टमक में ये इंक्रीज न्यूट्रिशनल क्वालिटी, like vitamin B12 and also cheek harmful microbes, है ना, क्योंकि ये हार्मफुल माइक्रोब्स जो होते हैं दूसरे उनको भी मार देता है ये हार्मफुल माइक्रोब्स इन स्टमक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 सेक्शन सी का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो क्या कहता है सेक्शन सी का। देखो ये कहता है गिवन बिलो अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लैक ऑपेरॉन। ठीक है, आपको लैक ऑपेरॉन का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो आपको नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उसके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, पहला कहता है कि आइडेंटिफाई आई एंड पी। देखो ये रहा आई जीन और यहां पर है पी जीन। क्या है ये? देखो आइडेंटिफाई आई एंड पी। देखो तो मैं लिख देता हूं आई जो है अपना वो क्या है? रेगुलेटर जीन है, रेगुलेटर जीन है ना। और जो पी है वो क्या है? प्रमोटर है। ये क्या है? प्रमोटर है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर कहता है नेम ऑफ द इंड्यूसर फॉर दिस ऑपेरॉन। इस ऑपेरॉन के लिए इंड्यूसर जो है वो कौन होता है?
आपको पता है इसके लिए इंड्यूसर की तरह काम करता है लैक्टोज, और वो भी किस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के, एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होकर के, है ना। ये थर्ड नंबर कहते हैं एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इंड्यूसर फॉर दिस प्रोटीन। इस प्रोटीन के लिए मतलब ये फॉर दिस ऑपेरॉन, सॉरी, ये जो ऑपेरॉन है इसके लिए इंड्यूसर किस तरह से काम करता है। अब आपको पता है इस जगह पे जब एलोलैक्टोज आएगा तो वो रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा। रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करने के बाद यहां ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे जाकर के बाइंड नहीं कर पाएगी। ऑपरेटर पर जब जाकर के ये बाइंड नहीं कर पाएगी तो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बढ़िया तरीके से काम करेगा और ZYA यानी जया जो है, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन, इनसे एमआरएनए बनाएगा और उनसे आगे क्या बनेगी, प्रोटीन, जो कि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होगी ना। तो यहां पे क्या करूं, एक्सप्लेन करो इंड्यूसर का फंक्शन। तो इंड्यूसर क्या करता है, इंड्यूसर बाइंड्स विद रिप्रेसर प्रोटीन जिसके कारण क्या होगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगी ऑपरेटर के साइड पर, ठीक है। सो प्रोटीन कैन नॉट बाइंड विद ऑपरेटर, और इस दौरान क्या हो जाएगा आपको पता है ना, लैक ऑपेरॉन ऑन कंडीशन में आ जाएगा, है ना। जब ZY और A इन तीनों जीनों से कोई ना कोई प्रोटीन बन जाएगी अपनी, तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लिस्ट एनी 4 सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस डिसऑर्डर। डाउन सिंड्रोम के आपको 4 सिम्टम्स बताने और ये डिसऑर्डर क्यों होता है। चलो पहले तो मैं सिम्टम्स बता देता हूं। सिम्टम्स क्या होता है, सबसे पहले मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, है ना। इसके अलावा उसके पाम क्रीज मिलती है ना, तो पाम क्रीज, ठीक है। तीसरा मिलता है पार्शियली ओपन माउथ, हल्का खुला हुआ मुंह होता है, ठीक है ना, पार्शियली ओपन माउथ, ठीक है। और इसके अलावा कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज भी हो सकती है, ठीक है। हार्ट डिजीज का डिसऑर्डर सही रहेगा। तो ये तो उसके हो गए 4 सिम्टम्स। इसका बेसिस क्या है, इसका बेसिस ये है कि भैया यहाँ पर हमारे पास 21 नंबर क्रोमोसोम जो है उसकी क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी के कारण क्या होता है, 21 नंबर क्रोमोसोम जो है वो एक पेयर की जगह पर 3 आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फीमेल का जो ओवम होता है उसमें गलती से 21 नंबर क्रोमोसोम जो है वो एक एक्स्ट्रा आ जाता है, और ओवम में 2 21 नंबर क्रोमोसोम और एक 21 स्पर्म से आ जाता है। तो इस कारण से क्या हो जाता है, टोटल नंबर्स जो क्रोमोसोम के होते हैं वो 46 के बजाय 47 हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है, देखो 44 प्लस XY होना होता है किसी बच्चे में, तो यहाँ क्या हो जाता है 45 प्लस XY हो जाता है, और इस जगह पर क्या हो जाता है 21 21 और 21 3 बार आ जाता है। इस कारण से क्या हो जाता है, यहाँ पर डाउन सिंड्रोम हो जाता है इस व्यक्ति को, ठीक है। चलिए ये था डाउन सिंड्रोम। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, नेम द टाइप ऑफ कर्व दैट कैरेक्टराइज मोस्ट पॉपुलेशन ग्रोइंग इन फेवरेबल एनवायरमेंट, ठीक है। डिफाइन कैरिंग कैपेसिटी, ओके। कौन सा कर्व होता है जो कि मोस्ट पॉपुलेशन जो कि फेवरेबल एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो कर रही है उसमें दिखाई देता है। तो आपको पता है यहां पर सिग्मॉइड कर्व दिखाई देता है। कौन सा, सिग्मॉइड कर्व। ये जो सिग्मॉइड कर्व है ये कैसा दिखता है, ये एस शेप का होता है, देखो ये ऐसा होता है। ये नीचे वाला क्या है, लैग फेज है, दूसरा लॉग फेज है ये, या इसी को हम एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, और तीसरा जो होता है वो स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज है। तो सिग्मॉइड कर्व दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं लिख दूं सिग्मॉइड कर्व है।
अब ये बोलता है कैरिंग कैपेसिटी जो है उसको भी डिफाइन करो। आपको पता है कैरिंग कैपेसिटी जो है इसको हम के से डिफाइन करते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ द individuals in a population, maximum number of individuals in a population which can carried by nature, नेचर में इतनी ही कैपेसिटी है उनको धारण करने की, उसको कैरी करने की। अगर इससे ऊपर चला जाएगा तो नेचर में डिजास्टर्स आएंगे अलग अलग तरह के और उन्हें खत्म कर देंगे या नेचर उन्हें खत्म कर देगी। तो क्या हो जाएगा कैरिंग कैपेसिटी? मैक्सिमम नंबर ऑफ individuals population in nature, ठीक है, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। द इमेज बिलो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जीन थेरेपी। ठीक है, नीचे का जो इमेज है वो जीन थेरेपी को दिखा रहा है। ओके, यहाँ देखो, यहाँ एक रेट्रोवायरस लिया है, इस रेट्रोवायरस के अंदर कोई डीएनए डाल रखा है। इस डीएनए के अंदर हमारा कोई डिजायरेबल जीन होगा और इसकी हेल्प से हमने क्या किया, वो जीन हमारी सेल में पहुंचा दिया। और आपको पता है जीन थेरेपी किसके लिए करते हैं? जीन थेरेपी जो है वो एडीए की कमी को दूर करने के लिए करते हैं। एडीए के लिए होता है ना, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, जो नहीं बन पाता है किसी भी इंसान में, जिसके कारण लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं हो पाती है, उसको बनाने के लिए होता है। ठीक है, हमें पता चल गया। और ये कौन सी है? ये लिम्फोसाइट्स है। अब इसके आंसर देखते हैं इन क्वेश्चंस के क्या है। व्हाट इज द जीन थेरेपी? जीन थेरेपी क्या है? सुनो, अगर मैं बात करूं, नंबर फर्स्ट, इंट्रोड्यूस फंक्शनल जीन in a cell which does not have sorry which does not have functional gene, that is gene therapy। ठीक है भाई, वो जीन उसके पास नहीं है लेकिन हमें उसको जीन को पहुंचाना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, नेम ऑफ द फर्स्ट क्लिनिकल केस एंड इन विच इट वाज यूज्ड। ठीक है, देखो सबसे पहला जो क्लिनिकल केस जो था वो कैसा था और उसमें क्या यूज किया गया था। देखो सबसे पहले एडीए डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए किया गया था। एडीए डेफिशिएंसी के लिए किया गया था 4 ईयर ओल्ड गर्ल में, 4 ईयर ओल्ड गर्ल में किया गया था। और कब किया गया था? 1990 में किया गया था। ये कब किया गया था? 1990 के अंदर किया गया था। ठीक है, तो ये था सबसे पहला जीन थेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो 26 नंबर क्या कहता है? डिफरेंशिएट बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू अप्रोचेस ऑफ कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी। यानी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन जो है उसको कैसे डिफरेंशिएट करें। ठीक है, और या फिर हमें ये करना है, alien species invention can be thread of the biodiversity justify with the help of suitable example, list any other 3 cases responsible for such as loss। तो इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला जो 26 का फर्स्ट नंबर जो है एक्सी2 और एनसी2 कंजर्वेशन जो है उसके अंदर डिफरेंशिएशन जो है वो देख लेते हैं। तो चलो मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में कि क्या है, क्या क्या लिखना है आपको। इन सीटू कंजर्वेशन की बात करनी है यहाँ पे, और यहाँ बात करनी है एक्स सीटू की। ठीक है, इन सीटू क्या होता है? जहां पर हम कंप्लीटली इकोसिस्टम को ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं किसी भी स्पीशीज को बचाने के लिए, दैट इज इन सीटू। तो मैं लिख दूं प्रोटेक्ट कंप्लीट इकोसिस्टम। ठीक है, और यहाँ एक्सी2 कंजर्वेशन में क्या होता है, हम किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को उसके हैबिटेट से उठा करके अपनी सेफ जगह पर ले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये एक्सी2 होता है। गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू स्पीशीज which is endangered, है ना, and
टेक इट फ्रॉम इट्स हैबिटाट। ठीक है, उसके बाद एक्स इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के अंदर है ना, एग्जांपल कौन कौन से आ सकते हैं आपको पता है? नेशनल पार्क आ सकते हैं, नेशनल पार्क आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? बायोस्फीयर रिजर्व एरिया आ सकते हैं। और यहां इस जगह पर आपको पता है सीड बैंक आ सकते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आ सकते हैं। ये एक्सीटू और इंस्टीटू के बीच में अंतर होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर बाई चांस एलियन स्पीशीज है तो मिटा देता हूं मैं, एलियन स्पीशीज इन्वेंशंस जो है वो बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा है, एक्सप्लेन करो इसको सुटेबल एग्जांपल के साथ और लिस्ट बताइए और दूसरे केसेस जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसे लॉसेस के लिए। तो देखो, नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करूं, नंबर फर्स्ट में बात करूं, जो क्लेरियस गैरीपाइनस, ये क्या थी? अफ्रीकन कैटफिश थी। कैटफिश, इसको अगर मैं बात करूं, इसको हमारी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, इन इंडिया इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, तो हमारी जो लोकल कैटफिश है उनको खा करके ये खत्म कर रही है। ठीक है, और इसके अलावा जब नाइल पर्च नाम की एक मछली थी, उसे अफ्रीका की विक्टोरिया लेक में डाला गया, तो वहां पर रहने वाली 200 सिचलिड फिशेस जो है वो खा करके उसने एक्सटेंड कर दिया। तो बाहर से आने वाले एलियन स्पीशीज खतरा ही है बायोडायवर्सिटी के लिए। अब अगर मैं बात करूं, तीन और रीजन बताओ जो ऐसे बायोडायवर्सिटी लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो, ये क्या हो सकता है? हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस हो सकता है। दूसरा और क्या हो सकता है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और तीसरा क्या हो सकता है? को एक्सटेंशन। ये तीन और रीजन हो सकते हैं जिसके कारण बायोडायवर्सिटी जो है वो खत्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हाउ डिड द लुइस पास्चर सक्सेसफुली demolish the popular theory of spontaneous generation, okay, and what were his the conclusions? ठीक है, देखो लुइस पास्चर जो थे उन्होंने क्या किया था? स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, यानी कि जो हम बोलते हैं नॉन लिविंग से लिविंग जो बींग्स हैं वो बनते हैं, इस थ्योरी को उन्होंने डिस्प्रूव किया था। और कैसे किया था? उन्होंने एस शेप्ड नेक फ्लास्क का एक्सपेरिमेंट करके इस चीज को डिस्प्रूव किया था। करेक्ट। अब यहां उनके कंक्लूजन्स क्या क्या थे उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने सबसे पहले एक लंबी गर्दन वाला फ्लास्क लिया से, फिर उसको गर्म करके उन्होंने उसको एस शेप में मोड़ दिया। उससे पहले क्या किया उन्होंने? यहाँ पर यीस्ट सॉल्यूशन लिया था। क्या लिया था? यीस्ट सॉल्यूशन लिया था। यीस्ट सॉल्यूशन के अंदर उसको बॉईल किया, काफी टाइम तक बॉईल किया, उसको स्टेरलाइज कर लिया था। पहले उन्होंने फ्लास्क को स्टेरलाइज कर लिया था, फिर उन्होंने उसको बॉईल किया, काफी टाइम तक बॉईल किया ताकि अंदर यीस्ट का सॉल्यूशन जो है इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो मर जाए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उस फ्लास्क की गर्दन को ऐसे एस शेप में मोड़ दिया। ठीक है, एस शेप में मोड़ दिया। ठीक है, अब एस शेप में मोड़ने के बाद क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। देखो यूं करके एस शेप में मोड़ दिया इन्होंने। अब यहां एस शेप में मोड़ने के बाद इस जगह पर वाटर ब्लॉकेज आ गया था। और जो यीस्ट का सॉल्यूशन था अंदर की तरफ वो बिल्कुल भी नहीं सड़ा था। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां तक ही अटक पाए, अंदर जा ही नहीं पाए। तो सॉल्यूशन नॉट स्पॉइल।
स्पॉइल नहीं हुआ, बाद में उन्होंने इस गर्दन को तोड़ दिया, ठीक है, उन्होंने इस गर्दन को क्या किया, तोड़ दिया। तो अब क्या हुआ, अब डायरेक्टली एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां आने लगे, तो ये स्पॉइल हो गया। तो इससे उन्होंने ये प्रूव किया था कि यहां जो लिविंग बींग्स होते हैं उसी से नए लिविंग बींग्स आते हैं, कभी भी स्पॉन्टेनियसली लिविंग बींग नहीं आते, स्पॉन्टेनियसली नई लाइफ नहीं जनरेट होती। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 28, देखिए, व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस अबाउट द ट्रांसमिशन और द अक्योरिंग एड्स। क्या क्या मिसकंसेप्शंस है एड्स को लेकर के कि भाई एड्स कैसे फैलता है और कैसे नहीं फैलता। तो इसके बारे में अगर बात करूं, मिसकंसेप्शंस क्या क्या है, देखो, पहला मिसकंसेप्शन है कि एड्स जो है वो टच करने से फैलता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, एड्स टच करने से नहीं फैलता। तो नॉट स्प्रेड बाय टच, ठीक है। दूसरा, साथ में खाना खाने से एड्स नहीं फैलता है, लेकिन लोगों को लगता है साथ में खाना खा लेते हैं तो एड्स हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। नॉट स्प्रेड बाय शेयरिंग फूड, फूड एंड क्लॉथ्स, क्लॉथ्स भी पहनने से लोगों को लगता है हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तीसरा, अगर मैं बात करूं, जो किस करने से एड्स जो है वो नहीं फैलता है, लेकिन शर्त यह है कि मुंह में कट नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। तो नॉट स्प्रेड बाय किसिंग, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या लगता है, स्विमिंग पूल्स में एक साथ में नहाने से एड्स नहीं फैलता है, ठीक है। इसके अलावा जो टॉयलेट्स वगैरह जो होते हैं, एक टॉयलेट का यूज करने से एड्स नहीं फैलता है। तो मैं लिख दूं, नॉट स्प्रेड बाय यूजिंग सेम टॉयलेट, ठीक है। ये कुछ रीजंस हैं, ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो कि एड्स को लेकर के हैं कि एड्स भी इनसे फैलता है, इनसे फैलता है, ऐसे कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। ये सब चीजें जो है इससे एड्स नहीं फैलता। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 29, देखिए, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ओके, सबसे पहले क्या कहता है, देखो, द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स, हाँ, प्राइमेट्स के अंदर ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जैसे मंकीज और एप्स के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर चलता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। In human females, menstruation is repeated on an average interval about 28 to 29 days. ठीक है, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. ठीक है, Anita has show a diagrammatic representation of various events during this menstrual cycle. Okay, यहाँ दिखा रखा है menstrual cycle का डायग्राम, यहाँ नीचे दिखा रखा है यूटेराइन इवेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है वो नीचे 5 दिन तक तो ये लिक्विफाई होकर के बाहर आती है, फिर छठे दिन से वापस बननी चालू होती है। फिर यहाँ ओवेरियन हार्मोन्स दिखा रखे हैं, एस्ट्रोजन जो 2 बार पीक पर आता है और प्रोजेस्टेरोन जो 1 ही बार पीक पर आता है। फिर ओवेरियन इवेंट्स के अंदर प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल बनता है, 14th डे पर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, फिर पीछे बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, और उसके बाद में लास्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, एफएसएच और एलएच, जो कि पीक पॉइंट पर पहुंचते हैं ठीक ओव्यूलेशन से पहले, है ना। तो अब क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं इसके, वो बात करते हैं, ठीक है। What role do pituitary gonadotropins play during the follicular and ovulatory phase in menstrual cycle? ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज और फॉलिकुलर फेज में पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स का क्या काम है, आपको पता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एक होता है एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक होता है एलएच। इन दोनों का अपना अपना अलग रोल है। एफएसएच क्या करता है, ये जो फॉलिकल्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प करवाता है, प्राइमरी को सेकेंडरी में, सेकेंडरी को टर्शियरी में और टर्शियरी को क्वाटरनरी में, या सॉरी क्वाटरनरी तो क्या ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो मैं लिख दूं इसका काम क्या है, इसका काम है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल टू ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है,
LH जो होता है वो क्या करता है, LH जो है वो ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर करके ओवम या सेकेंडरी oocytes कह सकते हैं हम उसको, उससे रिलीज करवाने में हेल्प करता है। तो मैं लिख दूं रैप्चर दी ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ओवम। ये काम होता है भैया LH का, और ये दोनों ही गोनाडोट्रोपिन से, पिट्यूटरी से निकलते हैं। सेकेंड वन इज द फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेज एज अ फॉलिकुलर फेज। गिव द रीजन। क्यों होता है गिव द रीजन? रीजन ये है इसका क्योंकि वहां पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, इसे फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। और प्रोलिफरेटिव फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एंडोमेट्रियम अभी भी डिग्रेड हुई है वो दोबारा से बननी स्टार्ट हो जाती है। तो इसके दो रीजन है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ, या रीफॉर्मेशन लिखो तो ज्यादा सही है, रीफॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम starts and follicles developed in this phase, है ना? ऐसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड वन इज व्हाई डज द कॉर्पस ल्यूटियम स्टे एक्टिव थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इट एक्टिवेट ओनली फॉर 10 to 12 days। क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर बनी रहनी जरूरी है, क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ल्यूटियम, ये सिक्रीट करती है प्रोजेस्टेरॉन, और यही प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, क्योंकि वहीं पर इंप्लांटेशन हुआ होगा एम्ब्रियो का। ये इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेन एंडोमेट्रियम, है ना? इसके बाद व्हाट हैपेंड द कॉर्पस ल्यूटियम इज ह्यूमन फीमेल इफ द ओवम इज फर्टिलाइज्ड। क्या होगा कॉर्पस ल्यूटियम का जब फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और नहीं होगा तो क्या होगा? अगर फर्टिलाइज हो जाएगी तो वो 9 मंथ तक या प्रेगनेंसी तक क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी, मेंटेन नेक्स्ट 9 months। ठीक है, और नॉट फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा? ये बाद में डिग्रेड हो जाएगी या डीजनरेट हो जाएगी। तो मैं बोल दूं डी आफ्टर 10 to 12 days। वेल प्लीज, ठीक है, ये चीज है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट विल। ओके, Cancer refers to any one of the large number of disease characterized by the development of abnormal cells that divide uncontrollably and have the ability of infiltrate and destroy normal body tissue। ठीक है, Cancer often has the ability to spread throughout your body। Cancer is the second leading cause of the death in the world। तो ये देखो यहाँ कैंसर सेल्स दिखा रखी है आपको, ये कैंसर सेल दिखा रखी है जो बहुत ज्यादा क्या है, जल्दी डिवाइड करती है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड आंसर जो है वो आपको देने हैं। हाउ डज द कैंसर सेल डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल? इसका आंसर मैं बताता हूं। नॉर्मल सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसको कॉन्टेक्टिव इनहिबिशन कहते हैं। कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो जाती है, इसलिए वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करती है। ठीक है, तो मैं लिख दूं लॉस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्टिव inhibition। Second, benign tumor is less dangerous than the malignant tumor। Why? क्योंकि benign tumor जो है वो जहां बनता है वो उसी जगह पर रहता है,
जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो मेटास्टेसिस नाम की एक खतरनाक सी प्रोसेस दिखाता है, जिसमें वो अपने ओरिजिन साइट से टूट करके ब्लड के साथ में बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक चला जाता है और जहां पर जाकर के रुकता है वहां नया ट्यूमर बनाता है। लेकिन ऐसा शो बेनाइन ट्यूमर नहीं करता बिल्कुल भी, तो मैं लिख दूं नॉट शो मेटास्टेसिस। आप इसको पूरा डिटेल में लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद डिस्क्राइब कॉजेज ऑफ कैंसर या फिर मेंशन 2 मेथड्स ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आप देख लेते हैं हम। सबसे पहले कॉजेज ऑफ कैंसर की बात कर लेते हैं। मैं कॉजेज ऑफ कैंसर की बात करता हूं। कैंसर के जो कॉज हैं वो कई तरह के होते हैं, ठीक है। इनको कार्सिनोजेंस बोलते हैं, है ना। इसके इसके अंदर कुछ आते हैं फिजिकल फैक्टर्स, फिर आते हैं केमिकल फैक्टर्स, और एक आते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में आती है हार्मफुल रेज, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, ठीक है। इसमें आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड दो तरह की होती है। हार्मफुल रेज आती है। केमिकल फैक्टर्स में आता है कुछ केमिकल्स जैसे निकोटीन ऑफ टोबैको, और बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं कुछ ऑन्कोवायरस, है ना। इनकी पूरी डिटेल्स जो है वो हमने पढ़ रखी है पहले, तो ये सब चीजें आपको यहाँ डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। फिर मेंशन 2 मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज। डिजीज के ट्रीटमेंट के अंदर कौन कौन से मेथड यूज में लिए जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर कोई ट्यूमर है वो ऑपरेटेबल है तो ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कीमोथेरेपी, जिसमें हार्मफुल रेज डाल करके कैंसर सेल्स को खत्म किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सॉरी, रेडियोथेरेपी में होता है, इकट्ठ है सर, ठीक है ना। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है, कुछ ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं जो कैंसर सेल्स को खत्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तीसरा रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें हार्मफुल रेज डाल करके रेडिएशन से कैंसर सेल्स को खत्म किया जाता है। ये बारे में भी डिटेल जो है वो आपको यहां बतानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन ई के अंदर चलते हैं, ठीक है। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल इन द एंथर ऑफ द मैच्योर पॉलन ग्रेन। ओके, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो किस तरह से बनती है और एंथर के अंदर कैसे पॉलन ग्रेन बनता है उसके बारे में बताना है। या फिर ड्रॉ लेबल्ड स्केच ऑफ एलएस ऑफ पिस्टिल शोइंग अ प्रोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को शो करता हुआ आपको एक पिस्टिल का डायग्राम दिखाना है और उसका एलएस दिखाना है। हम दोनों ही दिखा देते हैं ना। देखो मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको इसकी पूरी डिटेल निकालनी है कि भाई माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो एंथर में कैसे बनती है। तो हमें पता है एंथर कुछ इस तरह से दिखता है ना। और यहां है माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपको पता है एक होमोजेनस टिश्यू मिलता है, क्या बोलते हैं इसको, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। इसी स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर आपको हर एक सेल की अगर मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं इसको। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। और मियोसिस के बाद क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये बनते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर्स कैसे होते हैं, एन होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी है, 2n है। यहां हो गया भैया अपना मियोसिस।
क्या हो गया, मियोसिस हो गया। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ये माइक्रोस्पोर जो है वो आगे चल करके पॉलन ग्रेन कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है ये माइक्रोस्पोर है। इसमें दो तरह की सेल्स होती हैं, एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है रिप्रोडक्टिव सेल, है ना। वेजिटेटिव सेल और एक होती है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल। और जब ये कंप्लीट पॉलन ग्रेन बनेगा तो इसके ऊपर दो लेयर्स और आएगी, एक आएगी एक्साइन, एक आएगी इंटाइन। ठीक है, ये होती है एक्साइन जो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की, विच इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, और उसके बाद इंटाइन आती है एक, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की, है ना। तो यहां पर पॉलन ग्रेन्स जो बनेगा तो उसमें ये सब चीजें देखी जाएंगी, आपको इस सब की डिटेल लिखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद ड्रॉ अ लेबल स्केच ऑफ एलएस ऑफ पिस्टल शोइंग द प्रोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखो क्या हुआ इसके अंदर, तो यहां दिखा देते हैं हम डायग्राम भी, देखो। अब इस जगह पर ये पिस्टल दिखाया हमने, पिस्टल के अंदर की तरफ इस जगह पर, यहां पिस्टल, और इसके अंदर एम्ब्रियो सैक मिलता है, आपको पता है। मैं एम्ब्रियो सैक जो है, यहाँ एग सेल, साइनर्जिड सेल्स, ठीक है, सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, अब यहां पोलन ग्रेन्स आता है, और पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर के ये पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंट्री मारती है। ठीक है, यहां होते हैं दो मेल गैमेट्स, क्या होते हैं, मेल गैमेट्स, तो मैं लिख दूं यहाँ पे। अब इसको यहां दिखाते हैं, देखो ये एग सेल, ठीक है, ये साइनर्जिड सेल, ये आपको पता है फिलिफॉर्म एपरेटस होता है। फिर ये एंटीपोडल सेल्स, ये रही, और ये पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब यहां जब पोलन ट्यूब आएगी तो उसके बाद क्या होगा, ये साइनर्जिड सेल फट जाती है। ठीक है, और इसके दो मेल गैमेट्स जो होते हैं वो यहाँ रिलीज हो जाते हैं। इसमें से एक मेल गैमेट्स जाकर के लगेगा एग सेल के साथ में, और दूसरा मेल गैमेट जाकर के लगेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, है ना। ऐसा होता है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ जाइगोट बनता है, और इस जगह पर बनेगा पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे चल करके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, और जाइगोट जो होगा वो आगे चल क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, है ना। ये चीज हो जाती है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, which property of DNA double helix lead Watson and Crick's hypothesis to semi conservative mode of DNA replication and explain। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर सेमी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी बताती है डीएनए की, जो वॉटसन और क्रिक ने बताया था, एक्सप्लेन करना है। और दूसरा है अ सिंगल बेस म्यूटेशन जीन may not always results the loss or gain of function, do you think the statement is correct, define your answer। देखो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है जो कि वॉटसन और क्रिक ने दिया था, वो आगे चल करके हाइपोथेसिस बनी सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए की, कैसे एक्सप्लेन की। देखो पहले जब डबल हेलिकल मॉडल आया था, जो डबल हेलिकल मॉडल आया था उसके अंदर उन्होंने क्या क्या चीजें बताई थी, उन्होंने बताया था कि डीएनए चेन जो है एंटी पैरेलल होती है, एंटी पैरेलल होती है टू ईच अदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेस पेयरिंग होती है, जो एडेनिन के साथ थाइमिन की होती है और ग्वानिन के साथ साइटोसिन की होती है। ठीक है, ये किस पर बेस्ड था,
बेस्ड ऑन चारगाफ रूल ऑल्सो, चारगाफ रूल ऑल्सो। लेकिन जब बाद में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो हमने देखा जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो ये डीएनए की चेन है, मान लो डीएनए की चेन के ऊपर यहां डीकॉइलिंग होती है और इसी डीकॉइलिंग के ऊपर इसी के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में दो नई चेन्स बन जाती हैं, ऐसे बनती है। उसके बाद हमने पता लगाया कि हाँ, जो इन्होंने बेस पेयरिंग की बात की कि दो एंटी पैरेलल चेन्स होती हैं, तो नई वाली चेन्स जो है वो भी इसके ठीक एंटी पैरेलल होती है। तब हमें पता चला कि हाँ, जो डीएनए डिकॉइल होगा उस डिकॉइलिंग के बाद में जो नई चेन्स बनेगी वो भी उसके एंटी पैरेलल या उसके उल्टे सीक्वेंस वाली ही होगी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सिंगल बेस म्यूटेशन में नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ द फंक्शन, डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, डिफाइन योर आंसर। बिल्कुल सही बात है। अगर बाई चांस सिंगल बेस म्यूटेशन है जीन का, वो हमेशा गेन और लॉस नहीं करता फंक्शन का। क्या आपको पता है ये स्टेटमेंट करेक्ट है? डिफाइन करो इस आंसर को। देखो सिंगल बेस म्यूटेशन जीन, अब आपको पता है कि जीन जो लगे हुए हैं उसके अंदर जो म्यूटेशन आएगा उस म्यूटेशन के कारण हमेशा या तो लॉस या गेन नहीं होगा फंक्शन का। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि नहीं होता, कोई फंक्शनिंग अफेक्ट नहीं होती। क्योंकि बताऊं, अगर कोई भी जीन ऐसे चेंज हुआ है कि उसका फंक्शन पहले जैसा ही रहे, तो इस कारण से ऐसा नहीं हो पाता है कि उसकी फंक्शनिंग अफेक्ट होगी। बताऊं कैसे? जैसे हमने कभी कभी देखा है, मान लो हमने किया था राम हैज रेड कैप, ऐसा देखा था ना हमने, है ना? तो अगर बाई चांस सिंगल बेस पेयर में चेंज आएगा तो हम देखेंगे कि कैसा होता है। राम हैज ईडीसी और फिर एपी, यहां तो फंक्शन चेंज होगा। यहां क्या होगा? फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर मैं पूरा का पूरा एक कोडोन ही उड़ा दूं, राम हैज रेड तो उड़ा दिया, कैप रह गया पीछे, तो यहां इन जीन्स का किसी भी तरह का फंक्शन जो है वो चेंज नहीं हुआ है। यहां पर ये जो जितने भी नाइट्रोजनस बेस हैं वो सारे के सारे अपना फंक्शन करते ही रहेंगे। तो अगर बाई चांस 3 एंड इट्स मल्टीपल codons change can be lead to not dysfunction of gene, ये हो सकता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो अपने बात करते हैं। Why must a cell be made a competent in biotechnology experiments? How does calcium ion help to doing so? Okay, भाई डीएनए जो बाहर से फॉरेन डीएनए जा रहा है उसको लेने के लिए सेल को कॉम्पिटेंट बनाना जरूरी है, और कैल्शियम आयन इसमें कैसे हेल्प करते हैं। ओके, स्टेट द रोल ऑफ बायोलिस्टिक जीन गन मेथड इन बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट। बायोलिस्टिक जीन गन मेथड के बारे में आपको बताना है इसमें, या फिर आपको बताना है एक्सप्लेन हाउ अ फाइंड whether an E. coli bacterium has transferred or not when a recombinant DNA bearing the ampicillin resistant gene is transferred into it. Okay, what does the ampicillin resistant gene act is the above case? अब क्या होगा? ठीक है, तो हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई हमें सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है। हमें क्या बनाना है? सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है। सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम कर रहे हैं क्या? होस्ट सेल को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो डीएनए ले ले। तो मैं कह सकता हूं प्रिपेयर द सेल टू गेट डीएनए, गेट डीएनए। ओके, हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले जब हम कैल्शियम आयन या बाइवेलेंट कैटायंस उसको ट्रीट करेंगे, कैल्शियम +2 मैग्नीशियम +2 से ट्रीट करेंगे, तो उसकी जो सेल वॉल होगी, इसकी बैक्टीरियल की जो सेल वॉल होगी, वो उस प्लाज्मिड को या जो बाहर से जो डीएनए हम देने जा रहे हैं उसे, उस डीएनए को इजीली अंदर भेज देगी। तो मैं लिख दूं
मेक कॉम्पिटेंट सेल वॉल टू टेक फॉरेन डीएनए। तो उसके जो सेल वॉल होती है उसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उनसे होकर के वो प्लाज्मिड जो है वो अंदर जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में आपको पता है इसके बाद में हम क्या करते हैं, हीट शॉक मेथड देते हैं। हीट शॉक मेथड देते हैं। हीट शॉक मेथड के अंदर क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर टेम्पररी पोर्स लगाए जाते हैं। कब, जब उसको 42 डिग्री टेम्परेचर, फिर 0 डिग्री बर्फ, फिर 42 डिग्री टेम्परेचर, फिर 0 डिग्री बर्फ, ऐसे करके रखते हैं तो टेम्पररी पोर हो जाते हैं। टेम्पररी पोर हो जाते हैं इसमें, सेल मेम्ब्रेन में, और जिसके कारण क्या होता है, फॉरेन डीएनए एंटर कर जाता है सेल में। टू सेल। ओके, ठीक है। अब उसके बाद में हमने और क्या देखना है, हमने देखना है कि स्टेट द रोल ऑफ बायोलिस्टिक गन इन बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट। भाई बायोलिस्टिक गन या जीन गन मेथड जिसको हम बोलते हैं, वो उसका बायोटेक्नोलॉजी में क्या रोल है। देखो, जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड क्या होता है, सुनो। जीन गन मेथड जो है, बायोलिस्टिक मेथड जो है वो किसके लिए यूज में लिया जाता है, फॉर एंटर फॉरेन डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह सकते हैं, इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल्स, इन प्लांट सेल। ठीक है, अब यहां पर पता है क्या करते हैं, हम पार्टिकल्स लेते हैं इसके, गोल्ड या टंगस्टन के, गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स लेते हैं और इन गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स पर रैप कर देते हैं उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को या फॉरेन जीन को। ठीक है, ये मैं लिख दूं हमारा डिजायर्ड डीएनए है, ये हमारा डिजायर्ड डीएनए है। फिर उसके बाद में मैं इन पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करवाता हूं प्लांट सेल के ऊपर, जो कि जीन गन से होती है। मान लो ये प्लांट सेल है और इसका बॉम्बार्डमेंट करवाऊंगा, इन पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट जीन गन से। मान लो मैंने इसे गन बनाई, हालांकि बहुत मशीन होती है, बहुत फाइन मशीन होती है ये। इससे क्या करते हैं, तो इसका बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं, और जब इसका बॉम्बार्डमेंट करवाया जाएगा तो ये तेजी से चलते हुए जो पार्टिकल्स होते हैं, ये गोल्ड के या टंगस्टन के, ये कहां चले जाते हैं, सेल के अंदर एंट्री मार लेते हैं, और इसी के साथ ही हमारा जो बाहर का डीएनए है वो भी प्लांट सेल के अंदर एंटर कर जाता है। तो ये क्या हो गई, ये प्लांट सेल हो गई। क्या हो गई, प्लांट सेल हो गई। ये होता है बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। और इसी के साथ ही हमारा जो पेपर है, ये मॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपके पास और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।